बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। आज हम बात करेंगे तरंगों की। तरंग शब्द से आप सभी लोग फैमिलियर होंगे, जानते होंगे कि तरंग क्या है। जैसे कि हम यदि किसी तालाब में कोई पत्थर डाल देते हैं तो पत्थर जहां पर गिरता है वहां से उस तालाब के पानी की सतह पर तरंगें उत्पन्न होती हैं। यानी जो हमारा जल है वो ऊपर नीचे जो है कंपन करने लगता है। तो पत्थर के डालने से उस जल में, उस शांत जल में एक तरह का विक्षोभ, जिसको हम डिस्टरबेंस कहते हैं, उत्पन्न होता है और वो एक निश्चित चाल से द्रव की सतह पर, यानी पानी की सतह पर चलता है और उसका एक निश्चित आकार भी होता है। तो इस तरह से तरंग क्या है? तरंग एक भौतिक माध्यम में उत्पन्न किया गया विक्षोभ है जो अपना स्वरूप बदले बिना एक निश्चित चाल से उस माध्यम में चलता है। कोई डिस्टरबेंस, विक्षोभ को ही हम तरंग कहते हैं और ये कोई भी किसी भी माध्यम में जो है उत्पन्न किया जा सकता है। जैसा कि हमने जल की सतह पर विक्षोभ की बात की कि जब हम उसने पत्थर डाला तो उस स्थान से जहां पर पत्थर गिरा वहां से तरंगें, यानी वही जो डिस्टरबेंस उत्पन्न हुआ वो एक निश्चित आकार से आकार लेकर के वहां से आगे बढ़ता है, दिखाई देता है, यानी तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो तरंग गति, वेव मोशन क्या है? तो किसी माध्यम में तरंग के चलने की घटना को ही हम तरंग गति कहते हैं। जिस तरह से तरंगें उत्पन्न होती हैं वो एक निश्चित चाल से उस माध्यम में चलती हैं। तो ये जान लीजिए कि तरंग जो है एक तरह का डिस्टरबेंस है जिसको कि किसी माध्यम में उत्पन्न किया जाता है और वो डिस्टरबेंस जो है अपना आकार बदले बिना जो है चलता है, उस माध्यम में गति करता है। और विक्षोभ या तरंग के गति करने की घटना को ही हम तरंग गति कहते हैं। अब तरंग गति की कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक अब जो है मालूम होनी चाहिए कि तरंग गति के कुछ लाक्षणिक गुण होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि तरंग, वेव क्या है। तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ, डिस्टरबेंस है जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तरंग गति, वेव मोशन, तरंग के किसी माध्यम में चलने की घटना को तरंग गति कहते हैं। और यहां पर है कि उदाहरण में लिख सकते हैं, जल की सतह पर उत्पन्न तरंगें। तरंग गति की विशेषताएं, जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, तरंग गति की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ये सब बेसिक चीजें हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें इन सब बातों को की जानकारी होनी ही चाहिए। जब किसी माध्यम में तरंग गति करती है तो होता क्या है? तो तरंग के गति करने पर क्या होता है कि माध्यम के जो कण हैं वो अपनी साम्यावस्था से इधर उधर कंपन करने लगते हैं। जब भी किसी माध्यम में तरंग उत्पन्न की जाती है, विक्षोभ उत्पन्न किया जाता है, तो क्या होता है कि माध्यम के कण जो होते हैं वो अपनी साम्यावस्था से इधर उधर कंपन करने लगते हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये कंपन करते हुए कण अपना स्थान छोड़े बिना ऊर्जा तथा संवेग का एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण करते हैं। खुद चल करके नहीं जाते। ऐसा नहीं होता कि जहां
से तरंग उत्पन्न की जा रही है, वहां का पदार्थ, वहां के माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हो ना, वो क्या करते हैं, वो अपने साम्यावस्था, जो उनकी स्थिर अवस्था थी, उसके दोनों ओर ऊपर नीचे या आगे पीछे कंपन करते हैं, और इस प्रकार वे जो है उस माध्यम में ऊर्जा तथा संवेग का स्थानांतरण तरंग के रूप में करते हैं। यानी तरंग के रूप में जो है तरंग जा रही है का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान में ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, ऊर्जा के रूप में ही तरंग गति कर रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो माध्यम के कण अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे, वो बस अपनी माध्य स्थिति के साम्यावस्था के दोनों ओर जो है इधर उधर कंपन करेंगे, और जिससे कि ऊर्जा का स्थानांतरण जो है, ऊर्जा या संवेग का, दोनों का कह सकते हैं, इस स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर हो जाता है। तीसरी बात क्या है कि जो माध्यम के कण कंपन कर रहे होते हैं, उनकी चाल जो है भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है। जैसे कि कोई कण ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर जा रहा है, ऊपर नीचे, इस तरह से कंपन हो रहा है। तो ये हम लोगों ने सरल आवर्त गति में समझा है कि जब कोई भी कंपन करता हुआ कण अपनी साम्यावस्था से गुजरता है, उस समय उसका वेग, उस समय उसकी चाल अधिकतम होती है। जब वो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में होता है साम्यावस्था से, उस समय उसकी चाल न्यूनतम या शून्य होती है। तो इस तरह से कंपनकारी जो माध्यम के कण हैं, उनकी विभिन्न स्थितियों में चाल जो है वो अलग अलग होती है, जबकि तरंग एक निश्चित चाल से उस माध्यम में गति करती है। तरंग की गति जो है निश्चित होती है, दिए गए माध्यम में कांस्टेंट होती है। जैसे मान लिया कोई तरंग वायु में गति कर रही है तो उसकी चाल निश्चित होगी। कोई तरंग मान लिया द्रव में गति कर रही है, जल में गति कर रही है, तो उसकी चाल निश्चित होगी। कोई तरंग ठोसों में गति कर रही है तो उसकी चाल एक निश्चित होगी। तो तरंग की चाल निश्चित होती है, जबकि कंपन करने वाले माध्यम के कणों की चाल विभिन्न स्थानों पर अलग अलग हुआ करती है। अच्छा, तो किसी माध्यम में तरंग उत्पन्न की जा रही है तो उस माध्यम में भी विशेष गुण होने चाहिए, और वो गुण होता है प्रत्यास्थता और जड़त्व का। जिस माध्यम में तरंग उत्पन्न की जानी है तो उस माध्यम में प्रत्यास्थता तथा जड़त्व का गुण होना अनिवार्य है। प्रत्यास्थता के कारण जो है ही तो प्रतिबल उत्पन्न होता है ना, जिसको हम जो जब हम उसको विस्थापित हो जाते हैं, करते हैं, या कण जो है माध्यम के कण विस्थापित होते हैं अपनी माध्य स्थिति से, तो उन पर एक प्रत्यानयन बल लगता है। और ये क्यों लगता है? प्रत्यास्थता के कारण ही लगता है। तो इस तरह से किसी माध्यम में यदि तरंग उत्पन्न की जा रही है तो उसमें प्रत्यास्थता तथा जड़त्व का गुण होना अनिवार्य है, तभी तरंगें उत्पन्न की जा सकेंगी। इसके अलावा किसी माध्यम में तरंग एक साथ, कई तरंगे, दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ उत्पन्न की जा सकती हैं। वे तरंगे एक दूसरे को बिना प्रभावित किए आसानी से उस माध्यम में गति कर सकती हैं। तो एक साथ दो या दो से अधिक तरंगे एक ही समय में हम माध्यम में उत्पन्न कर सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे मान लिया हारमोनियम बज रही है, तबला बज रहा है, दो तरह की ध्वनि तरंगे उत्पन्न हो रही हैं। ध्यान से सुनिए तो आपको तबले की अलग ध्वनि समझ में आएगी और हारमोनियम की जो ध्वनि उत्पन्न हो रही होगी वो अलग समझ में आएगी। तो दोनों ध्वनियां जो हैं, दोनों तरंगे जो है अलग अलग हमें मालूम पड़ रही हैं। इसका मतलब वो एक दूसरे को बिना प्रभावित किए हुए वायु में गति कर रही हैं। और तरंगों में विशेष रूप से कुछ हम प्रक्रियाएं देखते हैं, प्रोसेस देखते हैं। वो है, तरंगों में क्या होता है? व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है तथा ध्रुवण होता है। इसके बारे में डिटेल में क्लास 12th में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत हम जो है यहाँ पर जो व्यतिकरण है, इंटरफेरेंस है, उसके बारे में तो पढ़ेंगे।
इसके अलावा डिटेल में प्रकाश में हम ये विवर्तन और जिसको हम इंग्लिश में डिफ्रैक्शन कहते हैं, ध्रुवण जिसको हम पोलराइजेशन कहते हैं, और व्यतिकरण जिसको इंटरफेरेंस कहते हैं, ये डिटेल में क्लास 12 में प्रकाश वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो हमने अभी तक जो विशेषताएं हमने बताई हैं वो क्या है? तरंग गति में माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, वे अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते हैं, एक विशेषता। दूसरी, कंपन करते हुए माध्यम के कण तरंग के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, ऊर्जा तथा संवेग का स्थानांतरण करते हैं। कंपन करते हुए कणों की विभिन्न स्थितियों में वेग भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु दिए गए माध्यम में तरंग की चाल नियत होती है ना? ये बात हमने बताई। तरंगों के संचरण के लिए पादार्थिक माध्यम में प्रत्यास्थता तथा जड़त्व का गुण होना चाहिए। नंबर 5 है, किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ एक दूसरे को बिना प्रभावित किए एक साथ चल सकती हैं। इसकी बात की मैंने। फिर तरंगों का व्यतिकरण इंटरफेरेंस, विवर्तन डिफ्रैक्शन और ध्रुवण पोलराइजेशन होता है। ये पोलराइजेशन की घटना जो है अनुप्रस्थ तरंगों में होती है। इसको हम जो है अभी नहीं पढ़ेंगे, पोलराइजेशन या डिफ्रैक्शन, विवर्तन, हाँ व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मुख्य जो है विशेषताएं होती हैं तरंग गति की। अब हम बात करेंगे तरंगों के प्रकार की। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं, हमें बहुत सारी बातें पहले से मालूम हैं। वो क्या हैं? तरंगों के प्रकार। तो तरंगों के प्रकार में हम बात करेंगे पहले उन दो प्रकार की तरंगों की। एक तो वो तरंगे हैं जिनको की माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती, और कुछ तरंगे ऐसी हैं जिसमें कि उनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से तरंगों के प्रकार की बात करें तो तरंगों के प्रकार में दो तरह की तरंगे आएंगी। एक तो वो आएंगी जिनको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, उनको हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं, यांत्रिक तरंगे। और दूसरी जो है जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, इनको माध्यम की आवश्यकता है, इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं। यहां पर माध्यम आवश्यक है, माध्यम आवश्यक है। इन तरंगों को जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उनको हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अच्छा, हम लोग क्लास 11th में इन्हीं यांत्रिक तरंगों को पढ़ेंगे। और ये यांत्रिक तरंगे दो तरह की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक तो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और दूसरी जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। इन तरंगों के बारे में ही हम डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब सिलेबस में यांत्रिक तरंगे सिलेबस में हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, और वो विद्युत चुंबकीय तरंगे कई एक होती हैं। हमने यहां पर नोट भी कर रखा है, जैसे कि रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे ये कैसी हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। माइक्रोवेव जिनको बोलते हैं, माइक्रोवेव। तीसरी है अवरक्त, जिनमें की ऊष्मा होती है, ऊष्मीय ऊर्जा होती है, अवरक्त तरंगे। फिर चौथा है दृश्य प्रकाश, जो हमें देखने में मदद करता है। चौथा दृश्य प्रकाश के अलावा परावैंगनी किरणें होती हैं। और छठा है हमारा एक्सरे, और सातवां है गामा किरणें। ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं।
और इनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बिना किसी माध्यम के ये एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकती हैं। तो इनके बारे में हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लास 11th में, 12th में इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। हम इन दो प्रकार की तरंगे जो कि यांत्रिक तरंगे हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं, इनके बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? हो सकता है कि आप लोगों ने पढ़ भी रखा हो अनुप्रस्थ तरंगे। इनको कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव। इन या कहें वे तरंगे, या ऐसे लिख देते, इन तरंगों में, तरंगों के संचरण माध्यम में, संचरण होने पर माध्यम के कण जो होते हैं, तरंग की गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो वे तरंगे जिनमें के संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हों तो उन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। इन तरंगों के संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के लंबवत कंपन करें, ऐसे लिख देते, करें, तो उन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अब जैसे मान लिया हमने एक रस्सी ली और रस्सी का एक सिरा यहां पर बांध दिया, यहां पर। अब इस रस्सी को यदि हम ऊपर नीचे ऐसे हिलाएं तो उस रस्सी में ये तरंगे उत्पन्न हो जाएंगी। इस सिरे को हमने ऊपर नीचे हिलाया तो इस रस्सी में जो है जो तरंगे उत्पन्न हो रही हैं वो कैसी हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। उसी तरह से जो हमने देखा था कि किसी शांत जल में जब हम पत्थर डालते हैं तो उस जल की सतह पर जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो भी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो जैसा कि यहां पर परिभाषा में बताया जा रहा है कि तरंग की गति, मान लिया ये है, ये तरंग की गति है और माध्यम के कण इसके लंबवत ऊपर नीचे कंपन कर रहे होते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के लंबवत कंपन कर रहे होते हैं। ये माध्यम के कणों का कंपन की दिशा है, ऊपर नीचे गति की दिशा के तरंग के लंबवत। ये माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति से, अपनी साम्यावस्था से ऊपर नीचे इस तरह से कंपन कर रहे होते हैं। अब पहले तो माध्यम के कण स्थिर अवस्था में थे, साम्यावस्था में थे। जब उन्होंने कंपन प्रारंभ किया तो वो धनात्मक दिशा में अधिकतम दूरी तय करते हैं और ऋणात्मक दिशा में भी अधिकतम दूरी तय करते हैं। तो इन माध्यम के कणों द्वारा धनात्मक दिशा में अधिकतम विस्थापन को हम क्या कहेंगे? तरंग का सरंग कहेंगे। और ऋणात्मक दिशा में अधिकतम जो विस्थापन होता है उसको हम तरंग का गर्त कहेंगे। तो हम पहले तो ये लिख देते हैं, इन तरंगों के संचरण से माध्यम में सरंग तथा गर्त का निर्माण होता है। सरंग क्या होता है इसके बारे में हमें जानिए। इसको हम इंग्लिश में क्रिस्ट कहते हैं। माध्यम
कंपन करते हुए माध्यम के कणों का अपनी साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन बिंदु को स्रंग कहते हैं। और गर्त क्या होता है, इसको ट्रफ बोलते हैं इंग्लिश में। यहां पर कंपन करते हुए माध्यम के कणों का ऋणात्मक दिशा में अधिकतम विस्थापन बिंदु जो प्राप्त होगा हमें, विस्थापन बिंदु जो होता है वो गर्त कहते हैं। गर्त कहते हैं। तो कंपन करते हुए माध्यम के कणों का ऋणात्मक दिशा में अधिकतम विस्थापन बिंदु को गर्त कहते हैं। चित्र से भी समझ लीजिए। देखिए, ये चित्र है अनुप्रस्थ तरंग का। इस बिंदु को स्रंग कहेंगे, इस बिंदु को गर्त कहेंगे। ये भी स्रंग हुआ और ये गर्त हो गया। तो दो क्रमागत स्रंगों के बीच की दूरी को हम तरंग की तरंग दैर्घ्य कहते हैं, या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को भी तरंग दैर्घ्य कहेंगे। तो यहां पर क्या है, दो क्रमागत स्रंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये लैम्डा मैंने लिख रखा है। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य है। इसके बारे में अभी डिटेल में फिर हम बताएंगे तरंग दैर्घ्य क्या होती है। इस प्रकार की तरंगें जो हैं वो केवल ठोसों में उत्पन्न की जा सकती हैं या द्रवों की सतहों पर उत्पन्न की जा सकती हैं। इस प्रकार की तरंगें, मतलब जो अनुप्रस्थ तरंगें हैं वो ठोसों में या द्रवों की सतह पर उत्पन्न की जा सकती हैं। तो ये ठोसों में गति कर सकती हैं इस अनुप्रस्थ तरंगें, या द्रव की सतह पर उत्पन्न हो सकती हैं। गैसों में नहीं, द्रवों के अंदर भी नहीं। अब बात करेंगे हम दूसरे प्रकार की जो यांत्रिक तरंगें हैं जिनको हम अनुदैर्घ्य तरंगें कहते हैं। उनमें क्या होता है उनके बारे में जान लेते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगें, ये है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। वे तरंगें जिनके संचरण से माध्यम के कण तरंग की गति
की दिशा में कंपन करते हैं। कंपन करते हैं तो उन्हें अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। यहां पर देखिए तरंग की गति की दिशा ये है, ये तरंग की गति की दिशा है। अब यहां पर माध्यम के कण जो होंगे वो इस तरह से इस गति की दिशा के समांतर ही कंपन कर रहे होंगे। ऐसे तरंग जो है में माध्यम के कण कंपन करते हैं, ये तो हम पहले ही जान चुके हैं। ये कंपन इस प्रकार की तरंगों में तरंग की गति की दिशा के समानांतर होंगे। तो माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में ही कंपन करते हैं, या कहें तरंग की गति की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। अब ये उदाहरण के लिए हम ले मान लिया एक स्प्रिंग हमने ली, स्प्रिंग का एक सिरा हमने बांध दिया ऐसे, दूसरा सिरा हम पकड़ के रखें और इसको फिर हम आगे पीछे ऐसे ऐसे हिलाएं, तो क्या होगा कि इस स्प्रिंग में, ये जो स्प्रिंग है जिसका एक सिरा बंधा हुआ है और इसको आगे पीछे इस तरह से हिलाया जा रहा है, तो क्या होगा कि इसके जो छल्ले हैं ये वो कहीं पर तो पास पास आ जाएंगे, कहीं दूर दूर हो जाएंगे, फिर पास पास आ जाएंगे, फिर दूर दूर हो जाएंगे। इस तरह से यहां पर देखिए जो इस स्प्रिंग के छल्ले थे वो पास पास आ गए, यहां दूर दूर हो गए, यहां फिर पास पास आ गए, फिर दूर दूर हो गए। तो जहां पर ये छल्ले या कहें माध्यम के कण पास पास आते हैं उस दशा को हम संपीडन कहते हैं, और जहां पर कण दूर दूर हो जाते हैं माध्यम के कण, उनको हम विरलन कहते हैं। तो जब अनुदैर्घ्य तरंगें किसी माध्यम में संचरित होती हैं तो माध्यम में संपीडन तथा विरलन उत्पन्न होता है। ये बात नोट कर लें हम। अनुदैर्घ्य तरंगों के संचरण में माध्यम, अनुदैर्घ्य तरंगों के संचरण में माध्यम में संपीडन तथा विरलन उत्पन्न होता है। और ये जो तरंगे हैं वो तीनों प्रकार के माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं, ये हम अभी बाद में लिख देंगे। पहले तो हम थोड़ा संपीडन के बारे में जान लेते हैं। तो संपीडन क्या होता है? कंप्रेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। बेबिंदु जहां पर माध्यम के कण अनुदैर्घ्य तरंगों के संचरण होने पर, अनुदैर्घ्य तरंगों के संचरण होने पर पास पास आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, उन्हें संपीडन कहते हैं। क्या है? बेबिंदु जहां पर माध्यम के कण अनुदैर्घ्य तरंगों के संचरण होने पर पास पास आ जाते हैं उन्हें संपीडन कहते हैं। और इसका विपरीत, बेबिंदु जहां पर माध्यम के कण दूर दूर हो जाते हैं सामान्य अवस्था से, वो विरलन कहलाता है, विरलन। तो इसमें
इसको हम रेयरफैक्शन कहते हैं। अनुदैर्घ्य, इसको ऐसे लिख देते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगों के संचरण होने पर माध्यम के कण जिन स्थानों पर दूर दूर हो जाते हैं उन्हें विरलन कहते हैं। और निश्चित रूप से जब माध्यम के कण पास पास आएंगे तो वहां पर घनत्व बढ़ जाएगा, दाब बढ़ जाएगा, है ना। तो संपीडन की स्थिति में माध्यम में क्या होगा, घनत्व अधिक होगा और दाब भी अधिक होगा। विरलन की स्थिति में जो है घनत्व कम हो जाएगा सामान्य की अवस्था से और दाब भी घट जाएगा। जैसे कि पिछले वाले तरंग में, अनुप्रस्थ तरंग में हमने देखा था कि श्रृंग और गर्तों का निर्माण हो रहा था, यहां पर संपीडन और विरलन का निर्माण हो रहा है। इसको हम चित्र द्वारा ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लिया ये हो गया संपीडन, जिसमें कण पास पास आ गए, फिर है अब दूर दूर चले गए, फिर पास पास आ गए, फिर दूर दूर हो गए, फिर पास पास आ गए, फिर दूर दूर हो गए, इस तरह से, और फिर पास पास आ गए। तो ये जो संपीडन हो रहा है और ये हो रहा है विरलन। तो दो क्रमागत संपीडनों के बीच की दूरी या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहेंगे। तो दो क्रमागत जो है संपीडनों या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, तरंगदैर्घ्य कहेंगे। ये तरंगदैर्घ्य है। तो इस प्रकार की तरंगें जो होती हैं, इस प्रकार की तरंगें ठोस, द्रव तथा गैसों में उत्पन्न की जा सकती हैं। तो तीनों प्रकार के माध्यम में इस प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं। अब इन तरंगों के बारे में कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। हो सकता है कि इनसे आप फैमिलियर हों, जानते हो उनके बारे में, शॉर्टकट में जल्दी से उनको भी देख लेते हैं। देखिए, तरंगों के संबंध में कुछ परिभाषाएं मैंने हेडिंग डाल रखी है। आयाम, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि माध्यम के कण जो हैं वो अपनी माध्य स्थिति साम्यावस्था से कंपन कर रहे होते हैं, है? तो माध्यम कंपन करते कणों का, माध्यम कंपन करते हुए कणों का अपनी साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। दूसरा है आवर्तकाल। कंपन करते कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। इसको हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, कहलाता है। तीसरा है आवृत्ति।
तो इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको टाइम पीरियड कहते हैं, ये एम्पलीट्यूड हो गया, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो कंपन करते हुए कणों द्वारा 1 सेकंड में पूरे किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यानी 1 सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं वही आवृत्ति होगी, आवृत्ति कहते हैं। अब अभी हमने देखा कि आवर्तकाल क्या है। आवर्तकाल जो है वो कंपन करते कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में लिया गया समय है। एक कंपन पूरा करने में लिया गया समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। तो देखिए संबंध भी हम स्थापित कर सकते हैं आवर्तकाल और आवृत्ति में। आवर्तकाल को हम टी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी से। तो टी सेकंड में, टी क्या है? आवर्तकाल है। टी सेकंड में पूरे किए गए कंपन जो होते हैं वो क्या होता है? एक कंपन पूरा होता है। टी सेकंड में पूरे किए गए कंपन या वो एक होता है। तो 1 सेकंड में कितना कंपन पूरा हो रहा है? 1 सेकंड में पूरे किए गए कंपन की संख्या 1/T हो जाएगा। टी सेकंड में एक कंपन पूरा हो रहा है तो 1 सेकंड में 1/T। और 1 सेकंड में जितने कंपन पूरे होते हैं उन्हीं को हम आवृत्ति कहते हैं। अतः आवृत्ति जो है इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। 1 सेकंड में पूरे किए गए कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। अतः आवृत्ति बराबर हो जाएगी 1/T। इसका मात्रक जो है पर सेकंड या फिर हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज या पर सेकंड है। हर्ट्ज HZ या पर सेकंड है आवृत्ति का मात्रक। अब बात करते हैं कला की। ये थोड़ा समझने वाली बात है। कला, इसको हम फेज कहते हैं इंग्लिश में। कंपन करते हुए कण की कला उस कण की स्थिति तथा कंपन की दिशा प्रदर्शित करती है। कला क्या प्रदर्शित करती है? ये 2 बातें प्रदर्शित करती है। क्या? कण की स्थिति क्या है तथा कंपन की दिशा क्या है। और इसे हम कोण के रूप में प्रदर्शित करेंगे। उसको समझ लीजिए कि इसका कला से क्या मतलब हुआ। देखिए जैसे मान लिया हम 2 सरल लोलक लेते हैं। एक सरल लोलक ये है, ए है, और ये सरल लोलक बी है। अब मान लिया इस सरल लोलक को, ए वाले को, दाईं ओर, ये साम्यावस्था है दोनों की, विस्थापित किया गया। दाईं ओर विस्थापन हुआ इसका भी दाईं ओर ही विस्थापन हो रहा है। इसी क्षण दोनों का विस्थापन की दिशा जो है वो इस तरफ है, दाईं ओर है साम्यावस्था से, और ये भी दाईं ओर ही है। और ये कोण जो है भी समान है, थीटा थीटा है। साम्यावस्था से दोनों सरल लोलकों का विस्थापन किस दिशा में है? दाईं ओर है। इसी क्षण दोनों सरल लोलकों का विस्थापन जो है वो दाईं ओर है, और जो कोणीय विस्थापन हुआ है साम्यावस्था से वो भी समान है। यानी कण की स्थिति जो है, सरल लोलक की स्थिति समान है,
और दिशा भी समान है। तो इसका मतलब ये जो दोलन हो रहे हैं ए और बी के, वो समान कला में हैं। समान कला इनको कहेंगे, समान कला में दोलन कर रहे हैं। एक साथ साम्यावस्था से दाहिनी ओर दोनों जा रहे हैं और बराबर दूरी भी तय कर रहे हैं। जितना ये दूरी जा रहा है उतना दूसरा वाला भी जा रहा है। तो कंपन करते हुए कण की कला, उस कण की स्थिति, यहां पर थोड़ा और स्पष्ट कर दें, उस कण की कला दिए गए समय में, दिए गए समय पर, कंपन करते हुए कण की कला दिए गए समय पर उस कण की स्थिति तथा कंपन की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब मान लिया ये वाला सरल लोलक दाहिनी तरफ को जा रहा हो किसी क्षण, उसी समय बी वाला सरल लोलक मान लिया बाईं तरफ को आ रहा हो साम्यावस्था से। ये दाहिनी तरफ को जा रहा है, ये बाईं तरफ को जा रहा है, तो इसका मतलब ये सरल लोलक विपरीत कला में कंपन कर रहे हैं। किसी दिए गए क्षण पर ये दाहिनी तरफ जा रहा है साम्यावस्था से, ये बाईं तरफ आ रहा है, तो ये दोनों सरल लोलक विपरीत कला में कंपन करते हुए कहे जाएंगे। अनुदैर्घ्य, वो तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तरंग दैर्घ्य किसी तरंग द्वारा एक कंपन पूरा करने में लिए गए समय में चली गई दूरी, या कहें किसी तरंग द्वारा एक आवर्त काल में चली गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जैसे मान लिया ये एक तरंग है, ये वाला, ठीक है, ये कंप्लीट तरंग है, तो ये दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। यहां से यहां तक ये पूरा एक कंपन हो गया। इस पूरे कंपन को करने में समय कितना लगा? आवर्त काल के बराबर समय लगा। और एक आवर्त काल में तरंग जो है जितनी दूरी तय करेगी वो उस तरंग की तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। इसी तरंग द्वारा एक आवर्त काल में चली गई दूरी को तरंग की तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग की लिख दीजिए, तरंग की तरंग दैर्घ्य कहते हैं। किसी तरंग द्वारा एक आवर्त काल में चली गई दूरी को तरंग की तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ये लैम्डा हो गई, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, है ना। वेव लेंथ इसको कहते हैं इंग्लिश में, वेव लेंथ, लैम्डा। अब बात करेंगे तरंग की चाल। वो तो सिंपल सी बात है, चाल की परिभाषा ही तरंग की चाल की परिभाषा हो जाएगी। तरंग की चाल क्या कहलाएगी? तरंग द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी तरंग की चाल कहलाती है। और एकांक समय में, चाल की परिभाषा है कि एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। यहां तरंग और शब्द बढ़ा दिया, तरंग द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी तरंग की चाल कहलाती है। अब एक सूत्र आता है जो कि आवृत्ति चाल और तरंग दैर्घ्य में संबंध। इसमें किसमें संबंध? आवृत्ति को हम एन से प्रदर्शित करते हैं या एफ से प्रदर्शित करते हैं। चाल तथा तरंग दैर्घ्य में संबंध, तरंग दैर्घ्य लैम्डा में संबंध है। माना किसी तरंग का आवर्त काल जो है, या तरंग, माना किसी तरंग की तरंग दैर्घ्य पहले लिखते हैं, तरंग
दैर्घ्य लैम्डा है तथा इसकी आवृत्ति n है। तो इस तरंग दैर्घ्य जब लैम्डा है तो इसका मतलब एक आवर्त काल में चली गई दूरी, अतः आवर्त काल t में चली दूरी जो है कितनी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी लैम्डा, है ना। अतः आवर्त काल t में चली गई दूरी लैम्डा है। तो चाल क्या होती है, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, है ना। चाल बराबर है दूरी बटे समय। तो चाल बराबर हो जाएगी, चाल b बराबर हो जाएगी दूरी बटे समय। दूरी कितनी है लैम्डा, समय कितना है t। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा गुणा 1/t। 1/t को हम कहते हैं आवृत्ति, अभी हम दिखा चुके हैं। तो b बराबर हो गया लैम्डा इंटू n। तो b बराबर n लैम्डा, ये संबंध है b बराबर n लैम्डा। ये संबंध है वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य। ये पहले भी किसी क्लास में पढ़ा जरूर होगा। इस तरह से अब कुछ हम सूत्र देख लेते हैं जो कि डायरेक्ट हमें याद रखने हैं और उनका डेरिवेशन मतलब कैसे आते हैं उन्हें हमें समझने की जरूरत नहीं, इनका हम प्रयोग करेंगे। तो पहले तो बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंग की चाल के लिए सूत्र। ये तरंगे जो हैं ठोस में ही उत्पन्न की जा सकती हैं, है ना। तो अनुप्रस्थ ठोस पदार्थ में अनुप्रस्थ तरंग की चाल के लिए सूत्र हमारा है v बराबर होता है ईटा बटे d। यहां ईटा क्या है, दृढ़ता गुणांक है, दृढ़ता गुणांक है। और d जो है वो जो है माध्यम का घनत्व है, माध्यम का घनत्व। तो ये हो गया अनुप्रस्थ तरंगों की चाल के लिए सूत्र। यदि दूसरा है कि एक लचीली तनी हुई डोरी हो, वो भी ठोस होगी। एक लचीली तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल जो है v बराबर होती है √t/m। t क्या है, डोरी में तनाव है, और m जो है एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। जो डोरी है उसकी प्रति एकांक लंबाई में कितना द्रव्यमान है उसका मान है। एक और सूत्र होता है, हम उसको लिख देते हैं कि वो है चाल बराबर होता है प्रतिबल बटे घनत्व। ये भी कई बार प्रयोग किया जाता है, प्रतिबल बटे घनत्व। घनत्व कोई ठोस पदार्थ का घनत्व है, प्रतिबल बटे घनत्व। यह भी सूत्र प्रयोग किया जाता है अनुप्रस्थ तरंग की चाल के लिए। अब हम जो है अनुदैर्घ्य तरंग की चाल के लिए सूत्र देख लेते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग की चाल, ये सभी प्रकार के माध्यमों में तरंग चल सकती है। तो पहले हम देखेंगे किसी विस्तृत ठोस
में चाल जो होगी, ये कौन सी चाल है? अनुदैर्घ्य तरंग की चाल है। किसी विस्तृत ठोस में चाल v बराबर हो जाती है √b प्लस 4/3 ईटा बटे d। b क्या है? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। ईटा दृढ़ता गुणांक है। और डी जो है घनत्व है। ठोस जिस की बात कर रहे हैं उसका घनत्व है। दूसरा सूत्र जो है, हम यदि ठोस जो है रॉड के रूप में, ठोस है रॉड के रूप में, रॉड के रूप में, तो उसके लिए अलग से सूत्र है अनुदैर्घ्य तरंग का। वो बराबर होता है, b बराबर हो जाता है, चाल बराबर हो जाएगी वर्गमूल बाई बटे डी। बाई क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक है और डी घनत्व है। ये रॉड के रूप में यदि ठोस है तो उसके लिए ये सूत्र, और विस्तृत ठोस है उसमें चाल के लिए ये सूत्र है। अच्छा, एक तीसरा सूत्र जो कि गैसों और द्रवों दोनों के लिए होता है। तीसरा, द्रवों तथा गैसों में अनुदैर्घ्य तरंग की चाल जो है की चाल के लिए सूत्र है v बराबर √b बटे डी। b क्या है? कोई आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, प्रत्यास्थता गुणांक है, और d जो है वो घनत्व है। ये सूत्र हम याद रखेंगे। तो इस तरह से द्रवों और गैसों के लिए एक सूत्र है केवल b बटे डी, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और घनत्व का वर्गमूल। तो ये जो है कुछ बेसिक चीजें तरंगों के बारे में आज हमने सीखी, और उम्मीद है कि ये कोई ज्यादा टफ भी नहीं था और पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसके अगला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जिनका कि अक्सर परीक्षा में पूछा जाना अनिवार्य होता है। हालांकि यहाँ पर ये चीजें सीखने के बाद ही तो आगे समझ पाएंगे, तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।